नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धा क्लासेस में। और आज हम जो है भारत के संविधान के अंतर्गत एक पहले प्रारंभिक चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से होती है। किसके गठन से? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका गठन ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में हुआ। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा यानी कि भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत कहां से होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा। इस चार्टर के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। देखो, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अपन जो है व्यापार किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार किया, इसकी अगर अपन पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हमें एक चीज का पता लगता है कि सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में जो है ब्रिटिश क्राउन जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। ये भारत किस लिए आए थे? जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए। किस लिए आए थे बच्चों? व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए जहांगीर से। इन दोनों की जो मुलाकात है वो हुई थी आगरा के किले में। कौन से किले में? आगरा के दुर्ग में। आगरा के दुर्ग में मुलाकात हुई कैप्टन हॉकिंस और मुगल बादशाह जहांगीर की। और इसके बाद में जो है जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाया। 400 का मनसबदार बनाया। 400 का मनसबदार बनाया था। तो ये ध्यान रखना, इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला कि जो है व्यापार करने के लिए, व्यापारिक अनुमति लेने के लिए भारत सबसे पहले कौन आया? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सबसे पहले कौन आए? कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय। और इन्होंने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए जो है अपनी बात रखी। और इनकी जो मुलाकात है कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की मुलाकात आगरा के दुर्ग में, आगरा फोर्ट में हुई थी। और बाद में जहांगीर ने इन्हें 400 का मनसबदार बनाया था। तो मनसबदारी प्रथा के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और अकबर के समय इस मनसबदारी प्रथा की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। तो जहांगीर ने इन्हें कितने का मनसबदार बनाया? 400 का। ये बात है 1608 ईस्वी की। इसके बाद में 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में पुनः जो है भारत आए थे वो थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो पुनः भारत आए और इन्होंने भी जहांगीर से पुनः व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करी। तो यहां इनको व्यापारिक अनुमति मिली। और व्यापारिक अनुमति मिलने के बाद में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। व्यापारिक कोठी कहां खोली? सूरत में। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि सूरत में पहले से ही गुजरात में पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। तो पुर्तगाली व्यापार जब पहले से ही वहां कर रहे हैं तो इसका मतलब अंग्रेजों के लिए वहां व्यापार करने में समस्या है। तो पुर्तगालियों के विरोध के कारण
अंग्रेजों को अपनी पहली व्यापारी कोठी सूरत में बंद करनी पड़ी। व्यापारी कोठी सूरत में क्या हो गई? बंद हो गई। किसके विरोध के कारण? पुर्तगालियों के विरोध के कारण। अब यहाँ पर सर टॉमस रो और जहांगीर की जो मुलाकात है वो मैगजीन दुर्ग में हुई थी। कई बार सवाल पूछ लेता है आपसे कि इन दोनों की मुलाकात कौन से दुर्ग में हुई थी, तो मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग कहाँ है? अजमेर में, राजस्थान, अजमेर में मैगजीन दुर्ग है। इस मैगजीन दुर्ग का निर्माता अकबर है। अकबर ने मैगजीन के दुर्ग को बनवाया था सबसे पहले। अब सवाल यह है कि सब मैगजीन दुर्ग इसको क्यों कहते हैं? मैगजीन दुर्ग इसलिए कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर ने अपना शस्त्रागार इस दुर्ग को बनाया था, अपना गोला बारूद बंदूकें वगैरह इस दुर्ग में रखी थी, इसलिए इस दुर्ग का नाम फिर जो है क्या पड़ गया? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है 1615 में जब सर टॉमस रो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए जब भारत आए जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर और सर टॉमस रो की जो मुलाकात है अजमेर के मैगजीन दुर्ग में हुई थी। और यहां से फिर एक चीज और हमें इंपॉर्टेंट यहां से दिखाई दे रही है कि राजस्थान आने वाले पहले अंग्रेज कौन है? तो वो भी कौन है? सर टॉमस रो। राजस्थान आने वाले पहले अंग्रेज कौन हो गए? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो चूंकि व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आए थे और इनको व्यापारिक अनुमति मिल गई थी, और इस अनुमति के उपरांत इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण इस व्यापारिक कोठी को बंद करना पड़ा। बाद में अंग्रेजों ने अपनी जो सफल व्यापारिक कोठी है वो मुसलीपत्तनम में खोली थी। कहां पे भाई? मुसलीपत्तनम। तो पहली सफल व्यापारिक कोठी कहां खोली? मुसलीपत्तनम में, आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले इन्होंने खोली सूरत में, जो उसे बाद में बंद कर दिया गया। क्यों? पुर्तगालियों के विरोध के कारण। और पुनः जो सफल अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वो खोली उन्होंने मुसलीपत्तनम में। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जरा आगे चल करके जो है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जो मुगल काल की अवनति शुरू होती है, उसके बाद में उसका पुत्र जो है वो मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम के बाद में जहांदर शाह, जहांदर के बाद में फर्रुख सियर। तो ये बात है मुगल बादशाह फर्रुख सियर के समय। तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर के समय क्या था कि उस समय मुगल बादशाह फर्रुख सियर एक गंभीर पेट के फोड़े से पीड़ित था, और इस पेट के फोड़े के कारण जो है उसकी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। वो भयानक तकलीफ में था, और इसके कारण जो है उसको जहां से भी उसने इलाज करवाया, नीम हकीमों से, वैद्य से, तो उसने उसको एक निश्चित समयावधि दे दी कि भाई 1 महीना 2 महीने के बाद में आप जो है आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। और इससे फिर जो है काफी परेशान रहने लगा फर्रुख सियर, और फर्रुख सियर अंततः अपने घुटनों के बल आ गया, यानी कि बिस्तर के ऊपर आ गया। इस दौरान अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल जो जॉर्ज सुरमन के नेतृत्व में, अब थोड़ा देख लेते हैं इसको एक बार, अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल जॉर्ज सुरमन के नेतृत्व में किसके दरबार में है? फर्रुख सियर के दरबार में, है ना। तो ये बात है 1717 ईस्वी की। (1717) में फर्रुख सियर के समय, मुगल बादशाह कौन है इस समय? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के समय अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल जॉर्ज सुरमन के नेतृत्व में, जॉर्ज सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। और इस प्रतिनिधि मंडल के साथ एक व्यक्ति जो चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक, जिसका नाम था वेलिंगटन, डॉक्टर वेलिंगटन। वेलिंगटन भी भारत आए। इन्होंने आकर के जो है मुगल बादशाह फर्रुख सियर से व्यापारिक अनुमति, बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने के लिए व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है ये आए थे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि फर्रुख सियर एक गंभीर पेट के फोड़े से, या जिसे कैंसर की गांठ कह सकते हैं, उससे पीड़ित है, तो उन्होंने मुगल बादशाह फर्रुख सियर के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई हम इसका इलाज कर देंगे, हम इसे ठीक कर देंगे। तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर की सहमति पर वेलिंगटन ने उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और उस गांठ को उनके पेट से निकाल करके और उसको फर्रुख सियर को एक नया जीवन दान प्रदान किया, जिससे फर्रुख सियर ने खुश होकर के अंग्रेजों को कुछ मांगने के लिए कहा, भाई मैं तुमसे खुश हूं, आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। जिसके एवज में अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमें 3000 वार्षिक कर के बदले, 3000 रुपए वार्षिक कर,
वार्षिक कर के बदले आप हमें बंगाल में वार्षिक कर के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की, बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दें कि भाई हम 300 रुपए वार्षिक कर एक बार भुगतान कर देंगे उसका, उसके बाद में हमें बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। तो फर्रुखसियर ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और इस जो है इस अधिकार पत्र को, जो अधिकार मिला अंग्रेजों को, इसे महाअधिकार पत्र की संज्ञा दी गई। महाअधिकार पत्र, इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहेंगे इसे? मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र। तो अगर आपसे कह दे कि भाई जो है अंग्रेजों का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो 1717 में जो सुरमन के नेतृत्व में जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि मंडल फर्रुखसियर से मिला और किस प्रकार से उन्होंने फर्रुखसियर को एक असाध्य बीमारी से मुक्त किया, इसके एवज में 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का, यानी कि कलकत्ता और उसके आसपास का जो 24 परगना का क्षेत्र है उसमें व्यापार करने की अंग्रेजों को अनुमति प्राप्त हुई। अंग्रेज शुरू से ही अंग्रेजों का टारगेट बंगाल था कि बंगाल सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, प्रोस्पेरिटी, धन दौलत, इन सब में बंगाल काफी महत्वपूर्ण था। अगर हमें भारत पर शासन करना है तो उसका जो अंग्रेजों का मानना यह था कि उसके पहले हमें किस पर अधिकार करना होगा, बंगाल पर, और बंगाल के थ्रू ही हम जो है आगे भारत में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि ये जो महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा जो अंग्रेजों को मिला, इसके द्वारा अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर जो वहां पर एंट्री अंग्रेजों को मिल गई। और इसके बाद में जो है आगे चल करके, जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि भाई जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह के समय स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी भारत में। मोहम्मद शाह के समय स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भारत में हुई थी। तो उनमें से मुर्शीद कुली खां ने एक स्वतंत्र राज्य उस समय बना जिसका नाम था बंगाल। मुर्शीद कुली खां ने सबसे पहले बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की क्या करी, स्थापना करी, मुर्शीद कुली खां ने। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी थी? मुर्शीद कुली खां ने। किसके समय? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय। तो जब बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य बना तो उस समय बंगाल का नवाब पहली बार कौन बना? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद में अलवर्दी खां, और अलवर्दी खां के बाद में बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। अगला नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला से बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 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 के शासनकाल में सिराजुद्दौला भ्रष्टाचारी, आतताई और करैक्टर से बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति था, जिसके कारण उसके बंगाल में अनेक दुश्मन पैदा हो गए थे सिराजुद्दौला के। उस समय अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने करी? अंग्रेजों ने। फोर्ट विलियम, तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में, और इसकी स्थापना किसने करी थी? अंग्रेजों ने। फोर्ट विलियम। अब कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अंग्रेज हैं और सिराजुद्दौला उस समय जो है बंगाल का नवाब है। तो यहाँ पर दोनों की विचारधारा में, यानी कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नफरत करता था, वो चाहता था कि अंग्रेज भारत को, बंगाल को छोड़ के यहाँ से चले जाएं, और अंग्रेज इसमें थे कि भाई पूरे बंगाल पर हमारा अधिकार हो जाए। तो इन दोनों की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराने लगी। इन टकराने के फलस्वरूप जो है एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है वो? प्लासी का युद्ध 1757 में।
प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध, 1757 में। तो प्लासी के युद्ध का परिणाम, प्लासी का युद्ध काफी महत्वपूर्ण युद्ध था और प्लासी के युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला वो था कि संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई किस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों का संपूर्ण बंगाल पर अधिकार हुआ, तो वो कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद में जो है, अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों का जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, तो मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर से वादा किया था अगर वो प्लासी के युद्ध में अगर हमारा साथ आप दोगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो जैसा कि अंग्रेजों ने वादे के मुताबिक प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर जाफर को। किसको बनाया? मीर जाफर। मीर जाफर। तो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन गया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को जो है परेशान करना शुरू कर दिया, युद्ध क्षति के रूप में, राजस्व के रूप में उससे नियंत्रित पैसे की मांग बढ़ने लगी, उससे मांग करने लगे, जिसके कारण मीर जाफर की जो हालत है वो दिनों दिन आर्थिक हालत उसकी बिगड़ती गई और अंग्रेजों की अनियंत्रित मांगों से परेशान होकर के अंततः मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में, मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया। यानी कि अगर आपसे ये देखें अपन तो मीर जाफर के बाद में बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने ये सबसे पहले ठान लिया कि मुझे बंगाल का विकास करना है और जो अनियंत्रित पैसा जो है राजस्व का पैसा जो अंग्रेजों को दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसे बंगाल के डेवलपमेंट में यूज करना चाहिए। और इसी नीति के अंतर्गत उसने अंग्रेजों को अनावश्यक कर देना वो सारा बंद कर दिया और उस पैसे को बंगाल के विकास में धीरे धीरे लगाने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों का वो विरोधी बन गया और जिसके कारण अंग्रेजों ने लगातार जो है अंग्रेजों के और मीर कासिम के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं लगातार बिगड़ते गए और इसका परिणाम स्वरूप फिर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। अब चूंकि मीर कासिम को ये पता था कि वो अकेला अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकता तो उसने एक पूरा एक संघ बनाया कि भाई ये सारा संघ अगर मिल जाएगा तो शायद हम अंग्रेजों को युद्ध में पराजित कर पाएंगे। तो जो बक्सर का युद्ध है जो 1764 में हुआ था, उस युद्ध में एक्चुअल में किस किस ने भाग लिया था उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात करते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? देखो उस समय बंगाल का नवाब कौन है? बंगाल का नवाब, तो बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम। अवध का नवाब, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। और उस समय मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। तो उस समय मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ये उस समय कौन है? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। तो उसने मीर कासिम को ये पता था कि भाई मैं अकेला अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए उसने क्या किया? संघ बनाया। तो संघ में कौन कौन थे? उसमें बंगाल का नवाब तो कौन है उस समय? मीर कासिम। अवध का नवाब कौन है? शुजा-उद-दौला। और दिल्ली का मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम सेकंड। तो इन तीनों का उसने एक संघ बना लिया, तीनों की संयुक्त सेना। और उसके विपरीत वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेज अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने यहाँ अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया। तो इस युद्ध में जो है तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से क्या हो गई? पराजित हो गई। और ये पराजित होने के बाद में पूरे भारत पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि दो युद्ध काफी महत्वपूर्ण युद्ध हैं। प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों का अधिकार संपूर्ण बंगाल पर, और बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों का अधिकार पूरे भारत पर। अब इसके बाद में जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व पूरे भारत पर स्थापित हो गया, और जैसे उनका प्रभुत्व संपूर्ण भारत पर स्थापित हुआ तो उन्होंने जो है अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार, जो है किसानों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लग गई। इन्होंने कई प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू की, जिसमें जागीरदारी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। अब जागीरदारी व्यवस्था में किसानों से उनकी जमीनों को खोस करके, छीन करके जमीनों के बहुत बड़े भाग का जो मालिक है वो जागीरदार को बना दिया गया, और जागीरदार का कार्य था राजस्व वसूल करना, और इस राजस्व वसूल के अंतर्गत उससे कुछ इंसेंटिव भी ऑफर किया गया कि भाई आप जितना ज्यादा राजस्व किसानों से वसूल करेंगे उसका कुछ एक निश्चित प्रतिशत, लगभग 10% आपको जो है एक इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। अब इस ऑफर के कारण फिर जागीरदारों ने अधिक से अधिक कर वसूल करना किसानों से शुरू कर दिया, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई। अब किसानों की आर्थिक स्थिति जैसे जैसे लगातार खराब हुई तो उसका अंततः एंड रूप में परिणाम ये हुआ कि जो है किसानों ने एक जो है विद्रोह की भावना जागीरदारों के प्रति, और इनडायरेक्ट रूप से कहें तो अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है जागृत हुई। अब इस दौरान इस जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक बनाया गया जागीरदार को, और जागीरदार से कर वसूल करने का जो कार्य था वो करता था अंग्रेज अधिकारी। कौन करता था भाई? अंग्रेज अधिकारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था, क्यों? क्योंकि इसका एक छत्र राज हो गया था। जब भी हमें ये मालूम है कि जब भी किसी एक संस्था को, किसी एक निकाय को असीमित शक्तियां मिल जाती हैं, जब उसकी मोनोपोली हो जाती है तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना वो शुरू कर देता है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो जागीरदारों के ऊपर नियुक्त थे, वो धीरे धीरे क्या करने लगे? भ्रष्टाचार करने लगे। जितना राजस्व वो किसानों से वसूल कर रहे थे जागीरदार के माध्यम से, उसका एक बड़ा भाग वो अपने जेब में रखने लग गए, भ्रष्टाचार करने लग गए, और उसका कुछ प्रतिशत, थोड़ा सा प्रतिशत हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा कराने लग गए। कालांतर में जब पूरे भारत में इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार के भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया तो हालत क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत दिनों दिन खराब होने लग गई। उसकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये अधिकारी हैं जो जागीरदारों के ऊपर कार्य कर रहे थे, उनके पोबारा 25 हो गई, उनकी बल्ले बल्ले हो गई, जिसके कारण उन लोगों ने अथाह धन ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले और महंगी महंगी गाड़ियां, सोना चांदी खरीद लिया। और जिसके कारण क्या है, ब्रिटेन की कंपनियों में जो लोग कार्य कर रहे थे, अरे ब्रिटेन में भी तो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में भी लोग कार्य कर रहे हैं ब्रिटेन के। अब उन लोगों ने देखा भाई ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा कितनी तनख्वाह मिल रही है इनको कि इन्होंने इतने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लिया, इतना सब कुछ कर लिया, आखिर ये कर क्या रहे हैं वहां? तो इसकी जो है इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अनुबंध ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटिश सरकार में इस प्रकार का अनुबंध हो गया था कि भाई आप हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहकर कुछ नहीं कर पाई। तो इसका अंततः परिणाम ये हुआ कि इस भ्रष्टाचार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की माली हालत जो धीरे धीरे खराब होने लगी, और इसके विपरीत जो कंपनी में काम करने वाले अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है स्काई रॉकेट हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति एकदम से बहुत अच्छी हो गई। उन्होंने जो है ब्रिटेन में जाकर के बड़े बड़े जो अपने घर बार, महंगी महंगी गाड़ियां ये सब खरीद ली, जिसके कारण अंततः जब इस प्रकार से लंबी अवधि तक ये चलता रहेगा तो प्यारे विद्यार्थी आपको पता है एक समय ऐसा आएगा जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालियापन होने के कगार पे आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालियापन के कगार पे आ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सम्राट के सामने घुटने टेकने पड़े, और ब्रिटिश सम्राट ने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटिश सरकार के सामने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाई आप हमें बचा लो, हम दिवालियापन के कगार पर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होने के कगार पर है, अगर आप ही हमें उबार सकते हो। तो फिर जो है ब्रिटिश महारानी ने कहा भाई ठीक है, अगर आपको वित्तीय सहायता चाहिए हम आपको उबार देंगे, आपकी सारी मदद करेंगे, लेकिन अब जो कंपनी का शासन है वो तुम्हारे अनुसार न चल के जो है
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार जो है शासन व्यवस्था चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस भ्रष्टाचार के कारण कंपनी की जो आंतरिक अव्यवस्था है, अनियमितता है, उसके कारण अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े और ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए समय समय पर अनेक अधिनियम जारी किए। और इन अधिनियमों की श्रृंखला में जो सबसे पहला अधिनियम है बच्चों, उस अधिनियम का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा है भाई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग शब्द बना है रेगुलेटर से। रेगुलेटर का मतलब होता है नियंत्रक। पंखे में रेगुलेटर लगा होता है, तो पंखे में जो रेगुलेटर लगा होता है उसका कार्य क्या है? पंखे की स्पीड को नियंत्रित करना। भाई ज्यादा हो गई है तो कम करना, कम हो गई तो ज्यादा करना, यानी कि नियमित करना, नियंत्रित करना। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया, यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। अगर आपसे कहते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा होती है बच्चों, तो क्या बोलेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम जारी किए गए, अनेक अधिनियम समय समय पर जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे, उन अधिनियमों की श्रृंखला में जो सबसे पहला अधिनियम है वो कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत के संविधान की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट इसी को अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया पहला वैधानिक दस्तावेज। पहला कौन सा दस्तावेज? वैधानिक दस्तावेज कौन सा है? तो वैधानिक दस्तावेज कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा मैंने क्या बताया? ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो अनेक अधिनियम जारी किए गए, उन अधिनियमों की श्रृंखला में, अधिनियमों की श्रृंखला में सबसे पहला अधिनियम कौन सा है? अधिनियमों की श्रृंखला में सबसे पहला अधिनियम में सबसे पहला अधिनियम, सबसे पहला अधिनियम, तो सबसे पहला अधिनियम भी कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तीसरी चीज, इसके द्वारा भारत में सबसे पहले, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो तरह के कार्य कर रही थी। तो पहले प्रकार के कार्य तो क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? व्यापार का। तो कंपनी व्यापारिक कार्य तो भाई कर ही रही है, ये तो उसका कार्य है कि वो व्यापारिक कार्य तो करेगी। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी गैर कानूनी तरीके से एक कार्य और कर रही है। वो कौन से कार्य कर रही है? राजनीतिक कार्य। कौन से कार्य? राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य क्यों कर रही है? क्योंकि मुगल काल के पतन के बाद में, पतन के दौरान भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। जब पता है कि भाई भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, तो हम व्यापार के साथ साथ भारत में क्यों ना राज करने का भी प्रयत्न करें। यानी कि व्यापारिक कार्यों के साथ साथ वो राजनीतिक कार्य भी लगातार कर रही है। तो व्यापारिक कार्य तो वो वैध तरीके से कर रही है, क्योंकि ये तो वैध है। अवैध तरीके से कौन से कार्य कर रही है? राजनीतिक कार्य कर रही है, जो अवैध तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो सबसे पहले, अब
ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये पता था कि भाई हमें भी आगे जाकर के अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है। देखो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको संवैधानिक विकास बड़े अच्छे से ही अधिनियम अच्छे से याद हो पाएंगे। बेसिकली है क्या इसमें, कंसेप्ट क्या है इसका, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे चाहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर हो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी स्थिति मजबूत हो। यानी कि समय अंतराल जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करते जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी सत्ता को भारत में स्थापित करते जाएगी। फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब भारत से 1857 की क्रांति जब होगी, क्योंकि एक क्रांति आपको पता है प्यारे बच्चों, ये क्रांति हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जब ये क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया। तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया भारत आती है और भारत आकर के 1 नवंबर 1858 को वो इलाहाबाद घोषणा करती है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है और भारत के शासन की बागडोर सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में शिफ्ट हो जाती है। तो यहां से ताज के शासन की शुरुआत होती है। कौन से शासन की? ताज के। 1773 के अधिनियम से लेके जो है 1853 का जो अधिनियम है, जो चार्टर एक्ट है, वहां तक जो है ये जो शासन काल है इसको कहते हैं कंपनी के अधीन शासन काल। किसके अधीन? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन काल। और 1858 में चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी तो 1858 से लेके 1947 तक, यानी कि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक का जो समय है, इस काल को कहते हैं ब्रिटिश ताज का शासन। किसका शासन है? ब्रिटिश ताज का। तो अपन ये जो अभी ये जो समय पढ़ रहे हैं ये किसका शासन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का काल है। 1773 से लेके 1853 के चार्टर एक्ट तक ये जो समय है ये किसका काल है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत की जो शासन व्यवस्था है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस अधिनियमों की श्रृंखला में मैंने आपको बताया, पहला तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा है? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। नंबर दूसरी बात, इन अधिनियमों की श्रृंखला में सबसे पहला अधिनियम कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और इस एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था क्यों कहते हैं हम कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई? देखो उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। उस समय भारत में कितनी प्रेसिडेंसी है? 3। पहली प्रेसिडेंसी है कलकत्ता। कौन सी है बच्चों? कलकत्ता। दूसरी कौन सी है? बंबई। और तीसरी कौन सी है? मद्रास। 3 प्रेसिडेंसियां उस समय भारत में थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो संचालक थे, प्रशासनिक सर्वोच्च थे, वो थे गवर्नर। यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर है, बंबई प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर है और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में क्या किया गया कि कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और बाकी जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं इनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल के। यानी कि पहले जो व्यवस्था 3 जगह बटी हुई थी, कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में, अब उसका केंद्रीकरण कहां कर दिया गया? कलकत्ता में। क्या किया गया इसके अंतर्गत कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और बाकी जो गवर्नर हैं दो, बंबई के और मद्रास के गवर्नर, इनको किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल के। यानी कि 3 को एक जगह समेट दिया गया। यानी कि विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण में परिवर्तित कर दिया गया। विकेंद्रीकरण को किसमें चेंज कर दिया? केंद्रीकरण में। अगर आपसे कहते हैं कि भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई, तो कौन सा अधिनियम है बच्चों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जब गवर्नर जनरल बन गए, गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया है, इसका मतलब अब हमें यह पता होना चाहिए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले क्या बने? गवर्नर जनरल। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल पहले कौन थे, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि दोबारा देख लो इसको एक बार कि भारत में केंद्रीकृत, केंद्रीकृत का मतलब ये एक तो शक्तियां बिखरी हुई हो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, और जब शक्तियां एक जगह केंद्रित हो उसे कहते हैं केंद्रीकरण। तो जब 3 प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर हैं, वो अपनी विधियां बना रहे हैं, अपने कानून बना रहे हैं, तो अब इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल बन गए और बाकी जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो इनके अधीन हो गए। तो इस प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इसका मतलब भाई बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए तो फिर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे प्यारे विद्यार्थी। कल यहीं से ही अपन फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।